हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेटा क्विक रिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट, हायरार्की के कंसेप्ट हमें सारे क्लियर होते जाएं। हायरार्की का मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर मैनर के अंदर जॉब पोजीशंस को डिफाइन करना। हु इज वर्किंग अंडर whom, ठीक है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जहां पर भी पूछा जाएगा, इट मीन्स कि वो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहा है। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग होता क्या है? जब हम प्रॉपर रिसोर्सेज को प्रॉपरली प्लेस्ड करते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर जब उसने बोल दिया, इट मीन्स कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जहां पर सारे के सारे टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कि मैं एक टाइम पर कितने बंदों को अपने अंडर मैनेज कर सकती हूँ। तो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। अगर सबका लेवल एक जैसा है तो ज्यादा लोगों को हम एक ही टाइम पे गाइड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे। डेलीगेशन बेटा जब भी वर्ड आएगा, इट मीन्स कि आपने शेयर तो किया है अपना वर्क, क्योंकि आप अपना ओवर बर्डन जो है ना वो कम करना चाहते थे अपने बर्डन को। तो आपने शेयर किया, तो इमीडिएट आप जो आपका जूनियर बंदा है उसको आपने काम दिया। सेंट्रलाइजेशन पूरी पावर एक ही बंदे के पास होना। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टमैटिकली डिस्पर्स ऑफ करना लोवेस्ट लेवल तक और हर बंदे को इनिशिएटिव देना। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, उसमें हमें स्पेशलाइज्ड वर्क को करवाना है, 8 बॉसेस की बात कर देनी है। फॉर्मल के अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन में अचीव करने हैं गोल्स को प्रॉपरली, ठीक है, हायरार्किकल मैनर के अंदर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नेटवर्क जो सोशल रिलेशनशिप से आता है, इनवॉलेंटरली मतलब हम खुद ही कर लेते हैं। इनवॉलेंटरली जब होगा बेटा तो मीन्स फॉर्मल की बात हो रही है। जब वॉलेंटरली अपनी मर्जी से हम आपस में फ्रेंड्स बन गए, कलीग्स, तो वो इनफॉर्मल है। तो इसको हम ग्रेपवाइन भी बोलते हैं, र्यूमर्स भी बोलते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देखो जब हम एक ही प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। डिविजनल में मल्टीपल प्रोडक्ट आएगा बच्चे। अब ये आपको बहुत ध्यान से करना है, केस स्टडीज इस पे बहुत आती हैं। र्यूमर्स अगर फैलते हैं, ग्रेपवाइन बोलते हैं हम उसको, जहां पता ही नहीं चलता कि कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, किसने करी। अब स्टेप्स कौन कौन से आते हैं बेटा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, इसको हम एक सिंपल टर्म में लर्न कर लेते हैं, इधर से याद कर लेते हैं, ठीक है। इधर का मतलब क्या है? आइडेंटिफाई करना बेटा। सबसे पहले कि हमें करना क्या है, हमारा पर्पस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी एक्टिविटीज को असाइन कर दिया स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली, ताकि हमारा डुप्लीकेशन भी ना हो। डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर हमें क्या करना होता है? डिपार्टमेंट्स बना दिए हमने, सेक्शंस बना दिए, और डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली हमने सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुपिंग कर दिया, ठीक है। फिर हमने असाइन की ड्यूटीज, जो बंदा जिस काम में स्पेशलाइज है उसको हमने इंचार्ज बनाया उस डिपार्टमेंट का, और फिर एस्टेब्लिश किया हमने इसके अंदर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के अंदर कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो वो तो ये चारों इसके प्रोसेस है। इधर इसका एक क्लू वर्ड हो गया। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है बच्चे? इंपॉर्टेंस क्या है, फायदा क्या मिलेगा आपको? क्योंकि बंदा सारे के सारे जो है पीपल है वहां पर, पर्सन सब स्पेशलाइज्ड हैं, प्रॉपर्ली काम असाइन है रेगुलर बेसिस पे, क्लैरिटी है सबको कि हु इज वर्किंग अंडर हुम, ऑप्टिमम रिसोर्सेज का यूज हो रहा है, डुप्लीकेशन नहीं हो रहा, कोई भी चेंजेस मार्केट के अंदर आ रहे हैं आप उसको कोप अप कर रहे हैं, आप क्लियरली डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि कौन सा जॉब है, कौन सी रिलेटेड ड्यूटीज हैं, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चे। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है। डेवलपमेंट हो रहा है पर्सोनल का, पर्सोनल का मतलब लेबर का, जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं। तो जब मैंने काम को डेलीगेट किया बच्चे सबऑर्डिनेट को, तो वो उसको इफेक्टिवली डील करेगा, वो अपनी फुल पोटेंशियल से काम करेगा, क्योंकि उसको उसका स्पेशलाइजेशन वर्क मिला हुआ है जिसमें कि वो उसकी एक्सपर्टीज है। एक्सपेंशन और ग्रोथ ऑटोमेटिकली होता जाएगा। अब बात आती है टाइप्स की बच्चे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है टॉपिक, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, तो वो बताना है, उसके फीचर्स क्या रहते हैं। जब हम सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स को किसी पर्टिकुलर फंक्शन के बेसिस पे, बेटा जहां पर प्रोडक्ट एक हो आपके पास और उसके अंदर डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हों, वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। हर डिपार्टमेंट का फंक्शनल मैनेजर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है अपने डिपार्टमेंट के लिए। सभी डिपार्टमेंट्स को जो होता है कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, और ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं बेटा उसके फर्दर सेक्शंस होते हैं, बट प्रोडक्ट लाइन एक ही होती है हमारे पास। फायदा, फायदा क्या है कि हमारा मेन एम्फेसिस स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर होता है, तो हम हर बात को ध्यान देते हैं। सिमिलर तरह का काम हमारा चल रहा होता है तो कोऑर्डिनेशन रहता है। लेकिन थोड़ा इसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि हमारा ना ओवरऑल एम्फेसिस जो होता है बच्चे, वो हमारा ना अपने डिपार्टमेंटल हेड के ऊपर होता है। हम पूरे गोल को नहीं देख के चल रहे होते हैं। हर बंदा ना अपने फंक्शनल हेड, अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैंने अपना गोल अचीव कर लिया।
तो कई बार ऐसा होने की वजह से कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है, 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। लाइक अगर मैं कोई सेल्स मैनेजर हूँ, मैं बार-बार फाइनेंस मैनेजर को बोल रही हूँ कि सर मुझे प्रमोशनल टेक्निक्स के लिए थोड़े फंड्स और दे दीजिए, बट उन्होंने नहीं दिए, तो हमारी आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पर एक बारी जब आपने ये चीज़ कर भी दी, तो वहाँ पर इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिजिडनेस आ जाती है। अब बच्चे बात आई डिविजनल स्ट्रक्चर की। डिविजनल की पहचान ही ये है कि यहाँ पर प्रोडक्ट अलग-अलग होंगे। तो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर जब भी आप बात करेंगे, तो आपने जो फंक्शंस करने हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे जो मैन्युफैक्चर होंगे। अब स्ट्रक्चर जो होगा इसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स के अंदर होगा। हर डिपार्टमेंट का एक डिविजनल मैनेजर होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट को पहले ध्यान रखना है। अब हर जैसे अब रिलायंस है, रिलायंस के बाद क्या है कि अपने शूज़ का भी है, ट्रेंड्स उसका अपना क्लोथिंग का भी है, ठीक है? रिलायंस फ्रेश भी है, तो हर प्रॉपर उसकी डिवीज़न है। अब फर्दर उनके अंदर सारे डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का अलग है, फाइनेंस का, एचआर का, तो हर बंदा जो है, हर डिपार्टमेंट अलग-अलग है, लेकिन वो अपने पर्टिकुलर जो उसकी डिवीज़न है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट और लॉस के लिए। मल्टी फंक्शनल तो हैं ही हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हर तरह का जो बंदा होता है, वो काम करता है कॉमन गोल के लिए। फायदा क्या है कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है बच्चे, ये ध्यान रखना है क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चंस आने हैं आपके, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए। प्रॉपर बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की जाती हैं, आपको कितना रिवेन्यू हुआ, कितना कॉस्ट हुआ, किस डिपार्टमेंट से अपने को प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको हमें क्लोज करना चाहिए। फास्टर डिसीजन मेकिंग है क्योंकि हर बंदा अपने काम में तो स्पेशलाइज्ड होता ही है यहाँ पर, और एक्सपेंशन और ग्रोथ बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब लेकिन इसका भी कुछ डिसएडवांटेज है बच्चे। डिसएडवांटेज क्या है डिविजनल का? जहाँ इतने प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो कोई ना कोई तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉस्ट भी आपको पता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, कॉस्ट कंपैरेटिवली हाई हो जाएगी। जो मैनेजर्स होंगे, अब उनको भी इतनी सारी एक्टिविटीज को देखना है यहाँ पर भी, तो क्या होगा? पावर आई, इंडिपेंडेंट होते हैं वो, तो कई बार वो ना ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को छोड़कर कई बार ईगो प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा टाइप्स। टाइप्स में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये हमारी टाइप है ऑर्गेनाइजेशन की। ऊपर हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के मेथड्स पढ़ लिए। अब फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले फीचर्स फॉर्मल के क्या रहेंगे? फॉर्मल तो एक हायरार्की के अंदर चलता है, एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है जो कि पोजीशन बेस्ड है, जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू असाइन हुआ, तो हमें उनके गोल्स को अचीव करना है, कोऑर्डिनेशन रखना होता है। और डेलिबरेटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सोच समझ के बेटा उन्होंने अथॉरिटी असाइन करी होती है। यहाँ मेन एम्फेसिस काम के ऊपर होता है, ना कि अपने रिलेशन को अच्छा मेंटेन करने के लिए, लाइक इन केस ऑफ इनफॉर्मल। फायदा क्या है? यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर होते हैं, रोल ड्यूटीज बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड स्टार्टिंग में आपको कर दी जाती है आपकी जॉब के अंदर। यूनिटी ऑफ कमांड है कि हु इज द सुपीरियर टू whom you have to give the reporting, ठीक है। It leads to effective accomplishment of goals by providing a proper framework for the efficient operation. Stability तो होती है यहाँ पर, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन कुछ घाटा भी है इसका। क्या लिमिटेशंस है इनकी फॉर्मल की? क्योंकि देखिए अब प्रॉपर स्केलर चेन के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा, चाहे कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना बात हो, आपको तो हायरार्की फॉलो करनी है। फिर बात आती है कि रिस्ट्रिक्ट जो होती है, क्रिएटिविटी आपकी कुछ है ही नहीं, क्योंकि जैसा समझा दिया, जैसे सीनियर ने कहा वही काम करना है, कोई कंप्लीट यहाँ पर पिक्चर नहीं होती है। तो ह्यूमन रिलेशनशिप थोड़े से ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए इनफॉर्मल आया। इनफॉर्मल के अंदर थोड़ा फायदा था, ग्रेटर यहाँ पर हमारा फीडबैक क्विक होता है, फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है, सोशल नीड्स आपकी फुलफिल होती हैं। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, आप बिलोंगिंगनेस रख रहे हैं, लॉयल हो चुके हैं अपनी कंपनी के लिए, तो वहां पे आप ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव आपके पूरे होने लग जाते हैं। बट घाटा क्या है यहाँ पर कि कई बार क्या होता है कि आप ना थोड़ा प्रिजुडाइज करते हैं, आप यहाँ पर अपने फायदे को देखकर कई बार ह्यूमर्स कर देते हैं, आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को किसी ने कुछ कह दिया, तो आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आप अपोज कर रहे हैं। एज इट क्रिएट्स अ पीयर प्रेशर कहीं ना कहीं होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलिमेंट्स बच्चे, क्या कंपोनेंट्स है डेलीगेशन के? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि इफेक्टिव मैनेजमेंट है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि हम रूटीन वर्क को उनको दे रहे हैं, और वो बंदे अपने अपने काम में एक्सेल कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट हो रही है, मोटिवेट हो रहे हैं एम्प्लॉयज जो है, और ग्रोथ हो रही है हमारी कंपनी की भी अच्छे से, ऑर्गेनाइजेशन की भी, हमारा वाइडर स्कोप हो रहा है, क्योंकि हमारे जो बंदे हैं वो सेटिस्फाई हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो जब काम देखो मेरा सीनियर मुझे दे रहा है, मैं उनको करके दे रही हूँ, तो क्या हो रहा है, हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा।
अब लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ये डिपेंड, देखो डेलीगेशन तो यहाँ पर अच्छा ही है और मोस्टली डेलीगेशन जो होता है वो हर कंपनी अडॉप्ट करती है, क्योंकि हर एक को लगता है कि अपना वर्क जो है बर्डन वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ हमें शेयर कर लेना चाहिए। बट डिसेंट्रलाइजेशन कंपनी टू कंपनी वेरी करेगी, क्योंकि हर कंपनी ना अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी नहीं देना चाहती है। इससे अथॉरिटी देने से क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट को तो थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा बच्चे, लेकिन क्या होगा कि डायरेक्ट आपको सुपरविजन भी नहीं करना पड़ेगा, क्विक डिसीजन मेकिंग भी हो जाएगी, क्योंकि हर बंदा जो अपने लेवल पे है वो अपने से डिसीजन ले रहा होता है। इससे मैनेजरियल टैलेंट भी बढ़ता है, क्योंकि वो बंदे कॉन्फिडेंट होते जाते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए, चैलेंजिंग जॉब्स के लिए वो बंदों को हमने रेडी कर दिया, तो एक तरीके से उनकी ट्रेनिंग और ग्रोथ प्रॉपरली चल रही होती है, बेटर कंट्रोल रहता है, कंटिन्यूअसली उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती रहती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका डिफरेंस कर लेते हैं। फंक्शंस के बेसिस पे बात होगी तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, और अगर प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट हैं तो वहां पर डिविजनल। यहाँ पर डिफिकल्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना, यहाँ इजी है बेटा। स्पेशलाइज्ड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन रहती है यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए स्पेशलाइजेशन होती है। ठीक है, मैनेजरियल डेवलपमेंट मुश्किल होती है कंपैरेटिवली, यहाँ पर थोड़ा सा इजी है, फ्रीडम है यहाँ पर। ये इकोनॉमिकल कॉस्टिंग है, ये महंगा पड़ता है क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट हैं, हर एक के अंदर स्पेशलाइज्ड वर्क चल रहा है, तो वो हमें देखना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन कई बार आ जाता है बच्चे, डिफिकल्ट कोऑर्डिनेशन फंक्शनल के अंदर है, डिविजनल में इजी है बेटा, क्योंकि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अगर हम देखें तो वो बंदे जो होते हैं ना वो इजीली आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। सुटेबल, जो हमारी फर्म जो होती है अगर बहुत बड़ी है, ठीक है, ये वहां ही सुटेबल है जहां पर आपको स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा चाहिए, और ये उनके लिए जहां प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है, प्रोडक्ट लाइंस बहुत सारी हैं, तो वहां पर डिविजनल को हम देखकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास जो है ज्यादा काम नहीं हो सकता, होता है बिल्कुल, वहां भी स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, तो वहां पे साइज बढ़ता है, डाइवर्जन होने की वजह से वो वैसे हमारा साइज बढ़ जाता है कंपनी का। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होता है, इनफॉर्मल के अंदर नेटवर्किंग सोशल रिलेशनशिप की होती है। ओरिजिन, कंपनी जो है ना बच्चे रूल्स एंड पॉलिसी से जो बनती है वो फॉर्मल होती है, अगर सोशल इंटरेक्शन के थ्रू कुछ अराइज हो रहा है दैट इज इनफॉर्मल। अथॉरिटी क्लियरली डिफाइंड, यहाँ पर्सनल क्वालिटीज की वजह से वो बंदे आगे आते हैं। ठीक है, बिहेवियर डायरेक्टेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन, यहाँ कोई सेट बिहेवियर पैटर्न नहीं होता इनफॉर्मल में। यहाँ कम्युनिकेशन हमेशा स्केलर चेन के थ्रू हायरार्किकल मैनर के अंदर जाएगा, यहाँ पर ऐसा कोई चैनल ही नहीं है, फ्री फ्लो होता है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न ही नहीं है, क्योंकि पैटर्न नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ पर क्या है, रिजिडिटी है। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार आ जाता है वन मार्कर क्वेश्चन के लिए, कि मैनेजर्स तो हमेशा ही लीडर्स होते हैं, लेकिन देखो बेटा लीडर जरूरी नहीं कि मैनेजर हो। ट्रेड यूनियन का जो लीडर होगा ना वो आपस में हमने बना दिया क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज थी, बट जरूरी नहीं है कि वो मैनेजर भी होगा। अब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बच्चे, अथॉरिटी का मतलब राइट एक इंडिविजुअल का कमांड करने का, और कहता है एक्शन लेगा, विद इन द पोजीशन काम करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक ऑब्लिगेशन है आपकी काम को करने की, कि मैं उस बंदे के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब जब आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी बेटा, तो फाइनल आउटकम के लिए मैं ही तो आंसरेबल हूँ, तो मीनिंग क्लियर है। अथॉरिटी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है बच्चे, कि जो हमारे पास अथॉरिटी होती है वो तो कहता है कि हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, यस ये क्वेश्चन आएगा बेटा, कैन बी डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी को भी हम डेलीगेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ एंटायरली वर्ड है और यहाँ कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल है, तो ध्यान रखना है कि वो अकाउंटेबिलिटी है। ओरिजिन, ये फॉर्मल से ही अराइज होता है, यहाँ अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, आपने मुझे कोई काम दिया तभी तो मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और जब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं आंसरेबल भी हूँ बेटा। फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ठीक है, अथॉरिटी नीचे की तरफ आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तो अपर होती है, अपवर्ड स्लोपिंग, ये भी अपवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि हम आंसरेबल टॉप लेवल के लिए हैं। फिर बात आती है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बच्चे। डेलीगेशन कंपल्सरी एक्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, ऑप्शनल है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, सबऑर्डिनेट्स को यहाँ पर लेस फ्रीडम होता है डिसीजन लेने का, लेकिन यहाँ पर जब अथॉरिटी दे दी तो ग्रेटर फ्रीडम दे दिया। स्टेटस, यहाँ पर आपने ये कैसा प्रोसेस है जो टास्क को शेयर करने के लिए होता है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के लिए अलाउ हो गया। इसका नैरो कंसेप्ट है डेलीगेशन का, इसका वाइडर कंसेप्ट है। इसका मेन पर्पस तो बच्चे बस अपने बर्डन को थोड़ा रिड्यूस करना है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में हम अपने सबऑर्डिनेट्स के रोल को इंक्रीज कर रहे हैं, उनको ऑटोनॉमी, उनको फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं।
अगर मैं चाहूँ, यहाँ तो ईज़ी है कि भई जब मेरा मन करेगा मैं काम दे दूँगी, नहीं तो नहीं दूँगी क्योंकि 2 ही बंदे इन्वॉल्व हैं, यहाँ मुश्किल होता है। अगर आपने एक बारी किसी को अथॉरिटी दे दी, वापस लेना थोड़ा मुश्किल है। वन इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या है बच्चे कि एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। तो अब ये सारी की पॉइंट्स आपके पास हैं, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो बच्चे, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे अपना कमेंट कर सकते हैं एंड प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम स्टाफिंग करेंगे। टेक केयर, बाय।